नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आशा यही कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले सेशन में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में चर्चा किया था और आपने देखा होगा, हालांकि उसमें आप लोगों का सहयोग मिला है। और आज का जो टॉपिक है वो आप ये कह सकते हैं कि वो वीडियो परीक्षा से रिलेटेड है, जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर जून के महीने में होने वाला है। तो उस ग्राम विकास अधिकारी के परीक्षा से संबंधित हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये भी पंचायती राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं जो निश्चित तौर पर उसको यहाँ से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है पार्टिकुलर ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी है तो ग्रामीण अंचल से ही जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो हम लोग जो है आज इसकी चर्चा यहाँ से करते हैं। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आप लोग जो है इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में दिया गया है तो इस क्वेश्चन पर आपको चर्चा करनी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। अब आपको ये देखना है कि 73 अमेंडमेंट था क्या, 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या बातें हुई थी। तो 73वां संविधान संशोधन जो लाया गया था वो 1992 में लाया गया था। 73वां अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो आप बताएंगे 1992 में लाया गया था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो भारत के पीएम थे। और इसे लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को पारित करा लिया गया। लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ और राज्यसभा से 23 दिसंबर 1922 को पारित हुआ। और उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी। तो 73वां संविधान संशोधन जो लाया गया था लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को लाया गया, वहां से पारित करा लिया गया 2/3 बहुमत से। फिर 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हो गया। फिर उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दे दी। और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। और इसमें जो आर्टिकल्स था वो 243 से लेकर के 243 ओ तक था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 243 ए से लेकर के 243 का से लेकर के 243 अड़ा तक इसका संबंध रहा है। मतलब 243 भी एक आर्टिकल है, फिर 243 ए भी 243 का भी आर्टिकल है। तो यहाँ तक 16 नए आर्टिकल्स इसमें जोड़े गए थे और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें जो ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी 24 अप्रैल 1993 को, जो कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 3 स्तर था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। त्रिस्तरीय देखिए, लगभग 12 राज्य ऐसे हैं
तो 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बाकी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जैसे उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, कहीं कहीं पर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग जो है बात करते हैं, तो जैसे पहला जो स्तर है वो आप बताएंगे ग्राम स्तर। ग्राम स्तर, तो ग्राम स्तर पर क्या बनता है, तो ग्राम स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत बनता है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और उसके बाद फिर प्रखंड स्तर है, जिसकी आबादी 20 लाख से ऊपर है जिस राज्य की, तो वहाँ पर एक मध्यवर्ती स्तर का अलग से क्षेत्र पंचायत की चर्चा की गई है। प्रखंड स्तर, जिसको हम लोग ब्लॉक लेवल कह सकते हैं, प्रखंड स्तर। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति बनती है, पंचायत समिति की बात है, पंचायत समिति। और तीसरा जो है जिला स्तर। जिला स्तर, तो जिला स्तर में जो बनता है, जिला स्तर पर जिला परिषद बनता है, जिला परिषद। और जिला परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। प्रखंड स्तर का जो प्रमुख होगा वो ब्लॉक प्रमुख होगा। ग्राम स्तर पर जो होगा वो ग्राम प्रधान होगा। तो देखिए इसमें जिला पंचायत तो रहेगा ही रहेगा, क्षेत्र पंचायत भी रहेगा, ग्राम पंचायत भी रहेगा। क्या नगर पंचायत की चर्चा 73वें संविधान संशोधन में की गई थी? 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत की चर्चा थी, ब्लॉक की चर्चा थी और जिला पंचायत की चर्चा थी। इसमें नगर पंचायत की चर्चा नहीं थी। नगर पंचायत की चर्चा 74वें संविधान संशोधन में की गई है, भाग 9A में किया गया है। और जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सिर्फ ग्राम स्तर की बात है, प्रखंड स्तर की बात है, जिला स्तर की बात है। तो इसमें नगर नहीं आएगा, 73वें में नगर नहीं आएगा। जिला पंचायत आ जाएगा, जिला पंचायत, जिला परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत आ जाएगा जिसको हम लोग पंचायत समिति कहते हैं, ग्राम पंचायत भी आ जाएगा। तो ये तीनों की चर्चा 73वें में है, नगर पंचायत की चर्चा नहीं है। तो नगर पंचायत की चर्चा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में है, जो कि नगर निकाय से रिलेटेड है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम, इन तीनों की चर्चा 74वें में है। और ऊपर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इनकी चर्चा 73वें में है। तो जिला पंचायत का मुखिया जो होता है, अध्यक्ष होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। क्षेत्र पंचायत का मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है। नगर पंचायत का अध्यक्ष जो होता है वो आप बताएंगे नगर पंचायत अध्यक्ष होता है। लेकिन 73वें में नहीं है, ये 74वें में है। तो इसका जो हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि ये नगर है, ग्राम से स्तर का ये बात नहीं है, और ये 74वें में है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, आर्टिकल से रिलेटेड है, बढ़िया है, खास करके वीडियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो एक चीज क्लियर हुआ, पंचायती राज व्यवस्था में टोटल कितने विषय हैं? पंचायती राज व्यवस्था में टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब इन 29 विषय में जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, शिक्षा हो गया, परिवार कल्याण हो गया, परिवार कल्याण की बात हो गई, महिला विकास की बात हो गई, महिला विकास की बात हो गई, महिला विकास की बात हो गई, पेयजल की बात हो गई, पेयजल की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई, तमाम सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो ग्राम स्तर के शिक्षा की सुधार की जो बात है वो भी इसमें आ जाएगा, ग्राम स्तर के स्वास्थ्य की जो बात है वो भी इसमें आ जाएगा, परिवार कल्याण की जो बात है वो भी इसमें आ जाएगा, या जैसे मान लीजिए महिला विकास की जो बात है, ये सारी चीज़ें 29 विषयों के अंतर्गत समाहित है।
और ये जो 29 कार्यों की जो सूची दी गई है, 29 विषय जो दिए गए हैं, वो 29 विषयों की चर्चा किस आर्टिकल में दी गई है? तो आप बताएंगे वो 243 जी में है, 243 जी में है। और इसको जो है 243 जी कह लीजिए, चाहे 243 6 कह लीजिए, जैसे का खा गा घा अंगा चा छा जात, इस तरीके से चाहे आप छतरी वाला 6 कह लीजिए, चाहे आप जी कह लीजिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो 29 विषयों की जानकारी दी गई है वो किस आर्टिकल में दी गई है, तो आप बताएंगे 243 6 में है या 243 जी में है। और 29 विषयों में आप बताएंगे स्वास्थ्य है गांव स्तर का, शिक्षा भी गांव स्तर की है, गांव स्तर के महिलाओं के विकास की बात है, गांव स्तर पे पेयजल की बात है, स्वच्छता की बात है, या तालाब की बात है, या जो है क्या नाम है उसमें पुलिया की बात हो गया, या रास्ते के बात हो गए। जो ग्राम स्तर की सारी चीज़ें होती हैं 29 विषयों के अंतर्गत यहाँ पर दे दी गई हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन अक्सर आता है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? पंचायती राज व्यवस्था कहां पर नहीं? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि किस राज्य में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है। तो 3 राज्य है, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। यहां पर जनजातीय परिषद है, जनजातीय परिषद है, तो यहाँ पर जनजातीय परिषद से कार्य चलाया जाता है। और जो ये जनजातीय परिषद है वो एक स्तरीय है, ये यहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, एक स्तरीय है। और ये सिर्फ जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में आप बताएंगे द्विस्तरीय है, छत्तीसगढ़ में द्विस्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था। उत्तरांचल में और झारखंड में, उत्तरांचल और झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान हो गया, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जैसे कर्नाटक है तो कर्नाटक और उड़ीसा, तो कर्नाटक और उड़ीसा में द्विस्तरीय है, कर्नाटक उड़ीसा में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तमिलनाडु में जो दिया गया है, तमिलनाडु में 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, तमिलनाडु में त्रिस्तरीय परीक्षा मतलब पंचायती राज व्यवस्था है। तो देखिए इसमें आपको सीधा ये जानना है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, अर्थात वहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। तो आप बताएंगे मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं बल्कि उसकी जगह पर जनजातीय परिषद है। और वहाँ पर जो जनजातीय परिषद है वो किस स्तर की है? तो एक स्तरीय है, वहाँ पर एक स्तरीय है। तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। तो इसका पहला हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली किस लिस्ट में है? तो जैसे आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की सूची है, 3 प्रकार की लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट है। जैसे पहला है संघ सूची, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची स्टेट लिस्ट और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा आप बताएंगे समवर्ती सूची है। 3 प्रकार के लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और इसकी जो चर्चा है वो 3 मामले में दी गई है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची में है।
क्योंकि इसके अंतर्गत किस प्रकार के मामले आते हैं? स्थानीय मामले आते हैं। इसमें स्थानीय मामले आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संघ सूची किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बताइएगा कि इसके अंतर्गत वो मामले आते हैं जो सीधे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। और जो राज्य सूची है, इसके अंतर्गत वो मामले आएंगे जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। और जो समवर्ती सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है, राज्य विधानमंडल को भी है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये स्थानीय मुद्दा है। तो स्थानीय महत्व के मामले में राज्य सूची के ही अंतर्गत रखा गया। तो पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय मुद्दा है, इसलिए राज्य सूची का विषय है। और ये जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तो आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची से जोड़ा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस लिस्ट में शामिल है, तो आप बताएंगे राज्य सूची में है। और ये इसलिए है क्योंकि ये स्थानीय मुद्दा है और स्थानीय मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, केंद्र सरकार को नहीं होता। और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में कब लाया गया था, तो 1935 में लाया गया था। इसका सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बढ़िया है। खास करके ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड ये सब सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित आर्टिकल में से, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन कौन से अनुच्छेद पंचायतों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का आरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें यह कह रहा है कि किसमें जो है इनके सीट की चर्चा, रिजर्वेशन की चर्चा है। तो देखिए जो आर्टिकल 243 ए है, 243 ए, आर्टिकल 243 ए जो है, इसमें ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा के कार्य और उसकी शक्तियां, ग्राम सभा के कार्य तथा उसकी शक्तियां, ग्राम सभा के कार्य तथा उसकी शक्तियां दी गई हैं। ग्राम सभा के कार्य तथा उसकी शक्तियां हैं। और आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 बी में जो दिया गया है वो पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। और जो आर्टिकल 243 सी है, 243 सी, तो 243 सी में पंचायतों की संरचना है, पंचायतों की संरचना है, संरचना है, संरचना। और जो आर्टिकल 243 डी है, तो 243 डी में जो दिया गया है वो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात है, एससी और एसटी की रिजर्वेशन की बात है। जो भी रिजर्वेशन की बात आए वो 243 डी में है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि पता करिए कि एससी और एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो किस आर्टिकल में है। तो सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण या रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए 243 डी में है। 243 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना है, पंचायतों की संरचना आ जाएगी, संरचना। और आर्टिकल 243 बी में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत का गठन, गठन। और 243 ए में ग्राम सभा के कार्य तथा उसकी शक्तियां, ग्राम सभा के कार्य तथा शक्तियां। तो पावर्स एंड फंक्शंस जो हैं ग्राम सभा के इसी में है। तो इसमें 243 ए में ग्राम सभा के कार्य तथा उसकी शक्तियां हैं, 243 बी में ग्राम पंचायत का गठन है और 243 सी में पंचायतों की, ग्राम पंचायत की संरचना है, 243 डी में एससी और एसटी के रिजर्वेशन की चर्चा और महिलाओं की चर्चा भी 243 डी में है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि जो एससी और एसटी की सीटों को रिजर्व किया गया है वो किस आर्टिकल में है। तो आप तुरंत बताइएगा 243 डी में है। तो पहला ऑप्शन सही है, एससी और एसटी या महिला के लिए जो रिजर्वेशन है 243 डी में है, पहला ऑप्शन सही है।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, सिविल स्तर पर है और देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन आपके सामने ये छोटा ही बौना ही साबित होगा, क्योंकि बस केवल समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपने इसको पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें ये कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें यह कह रहा है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसका प्रावधान संविधान के 243 डी में किया गया है। तो 243 डी में तो आरक्षण है ही, अभी आप पीछे क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं। तो किसी के, चाहे एससी की बात हो, चाहे एसटी की बात हो, चाहे वुमेन की बात हो, मतलब महिला की बात हो, तो इन सब को रिजर्वेशन जो दिया गया है वो आप बताएंगे 243 डी में दिया गया। अब पार्टिकुलर महिला पूछ लिया है तो D3 में दिया गया है। तो पहला तो ऑप्शन सही है, 243 डी सी में इनको ये व्यवस्था महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की है। और देखिए महिलाओं कितने परसेंट रिजर्वेशन है संविधान में, 33% है। लेकिन अधिकतर राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में 50% तक रिजर्वेशन की बात की है और 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। तो पहला राज्य 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है वो बिहार है। हालांकि संविधान में 33% महिलाओं के रिजर्वेशन की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो पहला ये सही है, पहला सही। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 243 D3 में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ये आरक्षण 334 में दिया गया है उस पर प्रभाव में नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें आप ये कह सकते हैं कि 334 में जो दिया गया है, ये 334 में जो दिया गया है वो एससी और एसटी और एंग्लो इंडियन के लोकसभा में रिजर्वेशन की बात है, लोकसभा में रिजर्वेशन की बात है। तो देखिए वैसे लोकसभा में एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन है वो आप बताएंगे 330 में है और एंग्लो इंडियन को 331 में है। हालांकि 331 को 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2019 में हटा दिया गया है, लेकिन ये एंग्लो इंडियन और एससी एसटी इन दोनों को लोकसभा में जो सीटों की मतलब रिजर्वेशन की बात थी वो 334 में है। तो क्या यह आरक्षण 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा? तो देखिए इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये 334 एससी और एसटी और एंग्लो इंडियन की बात हो रही है, और जबकि ये जो बात हो रही है ये ग्राम पंचायत के चुनाव की बात हो रही है। तो ग्राम पंचायत में 334 काम नहीं करेगा। ये 334 लोकसभा के एससी और एसटी और एंग्लो इंडियन की चर्चा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो केवल जो है ये आप बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के रिजर्वेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है, और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। 334 जो है ये एससी एसटी और एंग्लो इंडियन दोनों के लोकसभा में रिजर्वेशन की बात है। तो लोकसभा के रिजर्वेशन की बात आप ग्राम पंचायत से नहीं जोड़ सकते हैं। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ये लोकसभा से रिलेटेड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल पहला ऑप्शन सही है। अब अगला देखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की जो सेल्फ गवर्नमेंट है, तो सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। अब देखिए इसमें जो है ये पूछ रहा है
कि इसका जो बेस्ट व्याख्या है, एक्सप्लेन है, वो किसके आधार पर हो सकता है, अर्थात स्थानीय स्वशासन सर्वोत्तम व्याख्या कही जा सकती। इसमें ये आपको देखना है कि स्वशासन के ज़्यादा करीब कौन है। तो संघवाद का एक हिस्सा है, जैसे भारत राज्यों का संघ है, तो संघ में केंद्र है और राज्य है, तो ये इसमें आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए लाया गया है, या केंद्र को मजबूत करने के लिए लाया गया है, या राज्य को मजबूत करने के लिए लाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि केंद्र की जिम्मेदारियों को कम करते हुए जो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र है वहां तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो स्थानीय स्वशासन को लेकर के बहस हुई थी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि एक मजबूत केंद्र बने, और जो महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण जैसे जो लोग थे उनका ये मानना था कि केंद्र अगर मजबूत होगा तो केंद्र से नज़र आप गांव स्तर तक नहीं रख सकते हैं, तो केंद्र को ही मजबूत करेंगे और गांव जो है वो हमेशा पीछे के पीछे रह जाएगा। तो इसलिए ग्राम स्वराज की अवधारणा सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया था। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर गांव में स्वराज आ जाएगा, और गांव में स्वराज तभी आएगा जब वहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा, अर्थात जब गांव में लोकतंत्र स्थापित होगा तो केंद्रीयकरण होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो आप बताएंगे डिसेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि ग्राम प्रधान जो होता है वो निर्वाचित होता है। तो ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक ये निर्वाचित होते हैं, लोकतंत्र के दायरे में होते हैं, और ये सब लोकतंत्र से बाहर नहीं। अब आप खुद सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री महोदय जो केंद्र के हिस्से में है, और वो अगर कोई योजना भेजते, गांव के स्वच्छता की बात हो गई, गांव के पेयजल की बात हो गई, गांव के पुलिया की बात हो गई, गांव के सड़क की बात हो गई, गांव के शिक्षा की बात हो गई, गांव के महिला के विकास की बात हो गई, गांव के परिवार के कल्याण की बात हो गई, और वो अधिकार अगर अधिकारी को दे दिया जाता, पीसीएस को दे दिया जाता या आईएएस को दे दिया जाता, तो अधिकारियों की जवाबदेही जनता के प्रति उतनी ज़्यादा नहीं होती, और अधिकारी चुना भी नहीं जाता है। अधिकारी तो एक परीक्षा के तहत पास करके आता है, तो अधिकारी के ऑफिस में आप सही से बात भी नहीं कर सकते हैं। और जो ग्राम प्रधान होता है वो आपके बीच का होता है और उसका चुनाव होता है। अगर वो काम सही से नहीं करेगा तो फिर उसको आने वाले चुनाव में जनता वहाँ से हटा देगी। तो प्रधान से कार्य कराना आसान है, लोकतंत्र तरीके से आप काम कराएंगे तो आपका फायदा ज़्यादा होगा। और अगर आप केंद्रीकरण के हिसाब से लेंगे तो गांव का विकास होने वाला नहीं है। तो इसलिए गांधी जी के सपने को साकार करते हुए यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन पारित कर दिया गया और गांव में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, वहां पर भी लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो गांव से लेकर के दिल्ली तक लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ग्रामीण शासन लाया गया है, ये न सिर्फ ग्रामीण शासन लाया गया बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई है, डिसेंट्रलाइजेशन की स्थापना की गई, विकेंद्रीकरण। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि ब्लॉक में भी चुनाव होता है, इसके साथ साथ जिले में भी चुनाव होता है, गांव स्तर पर भी चुनाव होता है। तो ये लोकतंत्र को गांव से लेकर के केंद्र तक जोड़ने का प्रयास हमारे संविधान में किया गया है। तो ये सबसे अच्छा और ऑथेंटिक आंसर जो हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सेकंड हो जाएगा, क्योंकि गांव में भी लोकतंत्र दिखाई देता है, ग्राम प्रधान निर्वाचित होता है, ग्राम प्रधान की जवाबदेही लोगों के प्रति होती है और ये अपने बीच का ही होता है, किसी दूसरे राज्य का या दूसरे देश का नहीं होता है। तो इसका सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन करने की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो देखिए पूरा पंचायती राज व्यवस्था जो है, पूरा पंचायती राज व्यवस्था तीनों स्तर, चाहे वो ग्राम स्तर हो
और चाहे प्रखंड स्तर हो, ब्लॉक स्तर, प्रखंड स्तर हो और चाहे जिला स्तर हो, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और अगर गांव स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या जिले स्तर पर कुछ भी परिवर्तन करना हो, तो चाहे ब्लॉक का मामला हो, चाहे जिले का मामला हो, चाहे गांव का मामला हो, ये सब लोकल मामले हैं, राज्य के दायरे में आते हैं, राज्य सूची के दायरे में आते हैं। और राज्य सूची में जो भी काम किया जाता है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाता है। और मुख्यमंत्री सारे कार्यों को किसके माध्यम से करता है? तो राज्यपाल के माध्यम से करता है। तो इसमें ब्लॉक की सीमा को अगर परिवर्तित करना हो, गांव की सीमा को परिवर्तित करना हो या जिले की सीमा को अगर परिवर्तित करना हो तो मुख्यमंत्री ही करेगा, राज्य सरकार ही करेगी। लेकिन इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो इसकी अधिसूचना जारी करने का अधिकार, अधिसूचना जारी करने का अधिकार मामला राज्य का है। तो जो भी काम होंगे किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। तो राज्यपाल अधिसूचना जारी कर सकता है, तो राज्यपाल हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही है, राज्यपाल इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है, क्योंकि मुद्दा जो है राज्य का है। तो अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन चुनाव कराने का, मतदाता सूची बनाने का, निर्देशन करने का, चुनाव के, वो सब राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। तो इसमें चुनाव कराने की बात नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने की बात नहीं है, चुनाव के नेतृत्व करने की बात नहीं, बल्कि अधिसूचना जारी करने की बात है। तो अधिसूचना अगर पंचायती राज व्यवस्था की है या विधायक के चुनाव की है या एमएलसी के चुनाव की बात है, तो उन सब की अधिसूचना जारी राज्यपाल करेगा। और अगर लोकसभा की बात हो, राज्यसभा के चुनाव की बात हो, तो ये काम राष्ट्रपति करेगा, तब उसमें राज्यपाल नहीं करेगा। एमएलए के चुनाव का, एमएलसी के चुनाव का, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव का, इन सब की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो वही कह रहा कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर की सीमा में अगर परिवर्तन की अधिसूचना जारी करनी हो तो भैया ये राज्य का विषय, राज्य सूची का विषय, राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा। पहला ऑप्शन सही है, राज्यपाल। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है और आप इसको पढ़िए। तो इसमें यह कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय पूछ रहा है। तो जैसे अभी हाल ही में, अभी इस समय तो चल ही रहा है, नगर निकाय का चुनाव है, तो उसमें नगर पंचायत के चुनाव हो ही रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। तो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, इन सब के चुनाव कराने का अधिकार किसके जिम्मेदारी पर होता है? ये डेट किसने तय किया है? तो राज्य सरकार ने तय किया है। तो राज्य सरकार ऐसी चुनाव के लिए तैयार होती है और इसी के द्वारा कराया जाता है। तो आपने सुना होगा कि जो भी चल रहा है, अंतर्गत पंचायत चुनाव करने का निर्णय पूछ रहा है, नेतृत्व नहीं पूछ रहा। अगर नेतृत्व पूछा जाता कौन करता है, या निर्देशन अगर पूछा जाता, डायरेक्शन की बात, तो नेतृत्व और निर्देशन, नेतृत्व, निर्देशन, अधीक्षण, ये सब अगर पूछा जाता तब तो आप बताते राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो क्या राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा लेगा? राज्य सरकार अगर चुनाव कराने का निर्णय न ले तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा सकता। तो निर्णय की बात है, चुनाव कराने की निर्णय की बात है, तो आप बताएंगे राज्य सरकार। लेकिन चुनाव कराने की बात पूछा जाए, नेतृत्व की बात पूछा जाए, निर्देशन की बात पूछी जाए या अधीक्षण की बात पूछी जाए, तब राज्य निर्वाचन आयोग होगा। लेकिन इसमें निर्णय पूछ रहा है कि मतलब ये कौन तय करता है कि राज्य का चुनाव होगा, अर्थात नगर का, निगम का चुनाव, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन कराएगा, तो और कब होगा, ये चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार को है। तो ये राज्य सरकार हो जाएगा। ये 243 टा में है, 243 के में है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी 243 टा या 243 के तहत है। और इसमें
राज्य सरकार द्वारा हो जाएगा, राज्य सरकार ही कराती है। निर्णय राज्य सरकार लेगी, लेकिन कराएगा कौन? राज्य चुनाव आयोग। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, तो चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है, और जब निर्णय ले लेती है, समय तय हो जाता है, तो अपना राज्य निर्वाचन आयोग उसका निर्देशन कर देता है, नेतृत्व कर देता है, मतदाता सूची तैयार करा लेता है और चुनाव करा लेता है। तो इसमें निर्णय पूछ रहा है, तो इसलिए राज्य सरकार हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। सेकंड ऑप्शन सही है। आइए, और 243 के में है, निर्वाचन आयोग या चुनाव कराने की जिम्मेदारी 243 के में है या 243 टा में है, सेकंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें ये सारे विकल्प दिए गए हैं, तो सारे विकल्प में आपको ये चुनना है कि कौन गलत है, कौन सही नहीं है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है, कौन सही नहीं है, तो इसमें पढ़ना होगा और ये चुनना होगा कौन सही नहीं है। पहला देखिए, पहला आ गया है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल रहा है। पंचायत पहले भी होते थे हमारे यहाँ दक्षिण भारत के चोल काल में या मौर्य काल में या मध्य काल में, हर काल में स्थानीय स्तर पर चुनाव होते थे। उसकी जानकारी पूरी अच्छी खासी है, भरी पड़ी है। पहला सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से 15 अगस्त 1993 से लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था वो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ था। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ था। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी थी और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है, इसलिए इस दिन को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें यह कह रहा 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से लागू हुआ, तो गलत हो जाएगा ना, 15 अगस्त नहीं है, 24 अप्रैल 1993 है। तो ये गलत ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना है, बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय तो है ही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। 29 विषय इससे जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दूसरा गलत है। 15 अगस्त 1993 को लागू नहीं हुआ था, बल्कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड से हो जाएगा, इसलिए सेकेंड होगा क्योंकि 15 अगस्त को नहीं लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है और आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। बस केवल क्वेश्चन पर निशाना लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन है। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, 50% सीटें SC ST जनजातियों की महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। गलत है। महिलाओं के लिए, सबकी महिलाओं के लिए कुल मिलाकर के टोटल कितने % सीटें रिजर्व करने के बाद हमारे संविधान में कही गई? 33%। 33% है, उसमें सारी जातियों की हैं, केवल SC ST की महिलाओं की बात नहीं है। पहला गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। देखिए ग्राम सभा में
गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं होते हैं। ग्राम सभा में वो लोग शामिल होते हैं जिनका निर्वाचक सूची में नाम होता है। जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम आता है उनकी संख्या को मिला करके हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा में वो लोग शामिल होंगे जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे और जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा। 17 वर्ष 16 वर्ष वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। ग्राम पंचायत में सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन ग्राम सभा में वही लोग आएंगे जिनकी संख्या 1000 से ज़्यादा होगी और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होगी और जिनका वोटर लिस्ट में निर्वाचक सूची में नाम होगा। तो ये कह रहा ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते। नहीं भैया, गांव के सभी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। ग्राम पंचायत में सभी लोग होंगे, ग्राम सभा में नहीं होंगे। ग्राम सभा में वही लोग होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी। इसमें पागल या दिवालिया या 17 साल 16 साल जो 18 वर्ष से कम आयु के लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। दूसरा गलत है, पहला भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तो होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका नाम होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्य, इसको हम लोग जो है बीडीसी के नाम से जानते हैं, बीडीसी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत होगा। पहला इसलिए गलत होगा 50% SC और ST के लिए, महिलाओं के लिए अकेले रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि संविधान में 33% है, इसलिए गलत हो जाएगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं, गलत है। इसमें वही लोग शामिल होंगे जिनकी 18 वर्ष से अधिक आयु होगी और जिसका मतदाता सूची में नाम होगा। ये गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, बिल्कुल है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है जिसके सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से एक इसका प्रमुख होता है जिसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं। तो पहला दूसरा गलत, तीसरा सही है। केवल 3, तो केवल 3 जो है ये डी हो जाएगा, केवल 3 ये डी होगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत, चौथा सही है। चौथा ऑप्शन सही, केवल डी होगा, इसका डी होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है और अभी हमने चर्चा इस पर किया था। पंचायत समिति के सदस्य, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात हो रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य को हम लोग बीडीसी के नाम से जानते हैं, बीडीसी के नाम से जानते हैं। और क्षेत्र पंचायत सदस्य कैसे, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी लोग मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं या किस प्रकार से लोग आते हैं। तो क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी, बीडीओ जिसको बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये मनोनीत करता है। नहीं, बीडीओ द्वारा मनोनीत नहीं होते हैं, खंड विकास अधिकारी इसको मनोनीत नहीं करता, ये गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते, गलत है। चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और ये चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जो भारत के नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, तो ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं। पहला गलत, दूसरा गलत है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते नहीं। बीडीसी जो होता है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो पहला गलत है। बीडीओ द्वारा नॉमिनेट होता है, गलत। जिला पंचायत द्वारा नॉमिनेट होता है, गलत। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, सही। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, गलत। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए, बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु अगर पूछी जाए तो न्यूनतम आयु आप बताइएगा। 21 वर्ष है, ये 21 वर्ष होगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है पंचायत निर्वाचन हेतु
राज्य निर्वाचन आयुक्त जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है। तो ये नियुक्ति जो इसकी होगी, निर्वाचन आयोग किस में है? तो निर्वाचन आयोग 243 टा में है, 243 के में है निर्वाचन आयोग, और इसमें जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 243 के में होगी, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा नामित होता है, राज्य सरकार जिसको नामित करके भेज देगा, राज्यपाल महोदय उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर कर देंगे। तो राज्यपाल ही लाते, राज्यपाल ही हटाते, राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं, और अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगर यही ये पूछा जाता है केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सेंटर का, तो उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। अगर केंद्र के निर्वाचन आयुक्त की बात हो तो राष्ट्रपति करेगा, यहाँ पर राज्य के निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड होगा, इसका थर्ड होगा। 243 के में है ये ऑप्शन। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये 324 में है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो यहाँ पर केंद्र निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं हो रही है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, तो राज्य के राज्यपाल करेंगे, थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसमें ये कह रहा है यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पहले, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पहले किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? अगर चुनाव जैसे कहीं पर हो रहा है तो ईश्वर न करे कि मतलब उसमें से कोई कैंडिडेट मर न जाए। अगर कोई कैंडिडेट मर जाता है तो उसमें और प्रत्याशी हैं, जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है तो उसमें 4-5 लोग हैं, अगर एक मर भी गया है तो भी रोका नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए सामने एक ही व्यक्ति है और बाकी लोग नहीं है, 2 ही लोग थे, उसमें से एक मर गया, तो चुनाव को क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। तो परिस्थितियां के हिसाब से ही चुनाव कराया जाएगा, चुनाव रोका जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जहां पर 4-5 कैंडिडेट हैं, अगर एक मर भी गया है तो चुनाव नहीं रोका जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। और मान लीजिए अगर सामने 2 ही थे कैंडिडेट और एक मर गया और एक ही बचा हुआ है तो चुनाव वहां पर रोक दिया जाएगा। उसी के सिलसिले में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पहले किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? अगर मर जाता है किसी प्रत्याशी तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा? कोई जरूरी नहीं है, मतदान स्थगित नहीं होगा, तो मतदान स्थगित नहीं होगा। इसमें भी सच्चाई है, यदि केवल एक प्रत्याशी शेष रहे, यदि केवल एक प्रत्याशी बचा रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगर एक ही सामने वाला कैंडिडेट है और एक मर चुका है तो सामने अकेला निर्विरोध नहीं निर्वाचित होगा, फिर चुनाव रोक दिया जाएगा। यदि केवल एक ही कैंडिडेट बचा है तो मतदान रुक जाएगा, स्थगित हो जाएगा, ये सच्चाई है। और यदि एक से अधिक प्रत्याशी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। बिल्कुल सही है। जहां पर 2-3 लोग कैंडिडेट हैं, अगर एक आध मर भी जाते हैं तो चुनाव रोका नहीं जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। तो इसमें तीसरा सही है, चौथा सही है। ये कह रहा मतदान स्थगित नहीं होगा, तो मतदान स्थगित हो सकता है। अगर मान लीजिए एक ही बचा हुआ है तो मतदान स्थगित हो जाएगा। इसमें सच्चाई नहीं है, पहले वाले में सच्चाई नहीं है। दूसरा ये जो कह रहा है यदि केवल एक प्रत्याशी बचा रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, इसमें 100% सच्चाई है। चौथा कह रहा है यदि एक से अधिक प्रत्याशी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, ये भी सच्चाई है। मतदान स्थगित नहीं होगा, मान लीजिए सामने अगर एक ही लोग हैं, बचे हुए हैं, तब तो स्थगित हो ही जाएगा। तो पहले दूसरे में सच्चाई नहीं है, दूसरे और तीसरे में सच्चाई है। तो तीसरा भी सही, चौथा भी सही है।
तीसरा चौथा सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, सिविल स्तर पर है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष। मैंने बताया 25 वर्ष नहीं है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला गलत है, 25 दिया गया जबकि 21 होना चाहिए। पंचायत के समय पहले भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। जैसे मान लीजिए पंचायत समिति का कोई सदस्य है, ईश्वर न करे कि उसकी डेथ हो जाए, तो मान लीजिए 5 वर्ष कार्यकाल होता है और कोई भी पंचायत समिति का सदस्य जो है 2 वर्ष तक रहा और ईश्वर न करे उसकी डेथ हो जाए, तो जब डेथ हो जाएगा तो 5 साल के लिए नहीं आएगा, कोई बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। तो पंचायत के समय से पहले भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, मतलब बचे हुए समय के लिए ही जारी रहेगी। ये सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसमें पहला गलत, दूसरा सही, केवल 2 सही है। बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, जो बचा हुआ समय है उसी के लिए आएंगे, वो पूरे कार्यकाल के लिए नहीं आएंगे। जो बाकी है, जो रिमाइंडर है, मतलब जो बाकी है खाली समय के लिए आएंगे, पूरे समय के लिए नहीं आएंगे। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, कोई बहुत कठिन भी नहीं, बहुत आसान नहीं। पढ़ना शुरू कर दीजिए। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा कौन पंचायत से संबंधित नहीं है। तो पंचायत संबंधित कौन नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, सही है। इस समय चुनाव हो रहे हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के देखरेख में हो रहा है, पहला सही है। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पंचायत से संबंधित नहीं है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर निकाय से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। नगर निकाय में जैसे 3 आ जाएगा, मान लीजिए नगर निगम आ गया, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पंचायत और आप बताएंगे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। ये पंचायत से संबंधित नहीं है, ये दूसरा गलत है। 73वां होता तब सही होता। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। केवल दूसरा गलत है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 74वां संविधान संशोधन नहीं लाया गया था, बल्कि 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है, इसका सेकंड सही है। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है और ये आप बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, कॉन्सेप्ट पर है। इसमें यह कह रहा है स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। अर्थात इसमें यह पूछ रहा है कि कौन इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन को कौन जन समर्थन नहीं दे रहा है, तो स्थानीय स्वशासन संविधान से जुड़ा हुआ या नहीं? तो स्थानीय स्वशासन भैया संविधान से है, तो संवैधानिक स्थिति तो है ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से जुड़ा हुआ है, ये पहला सही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, भाई जब प्रधान का चुनाव होगा तो गांव के ही लोग ही तो चुनेंगे, अर्थात वहाँ के लोकल लोगों की ही तो भागीदारी है, और वही बीडीसी को भी चुनते हैं, वही प्रधान को चुनते हैं, वही जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं, तो ये तो सही है, भागीदारी तो होती है। केंद्रीय नियंत्रण,
ये जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है, ये देश की सरकार कराती है या राज्य की सरकार कराती है? राज्य की सरकार कराती है। और ग्राम प्रधान या जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख, इन सबको जो जिम्मेदारी दी गई है, ये काम करने वाले सेंटर से आते हैं या स्टेट से आते हैं? स्टेट से आते हैं। ये केंद्रीकरण नहीं है। जहां पर एक ही व्यक्ति हो, एक ही जगह शासन करे, वो केंद्र होता है। यहाँ पर केंद्रीकृत नहीं है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये विकेंद्रीकरण के दायरे में आएगा। ये विकेंद्रीकरण के दायरे में आ जाएगा तो ये गलत है। केंद्रीय नियंत्रण ये गलत है, इसका जो है थर्ड हो जाएगा, ये गलत है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति नहीं स्थानीय स्तर पर रहती है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो केंद्रीकरण हो जाएगा, क्योंकि लोकल स्तर पर जो टैक्स होते हैं वो इन लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये डी सही है, थर्ड गलत है, क्योंकि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं है, ये स्थानीय स्तर के शासन से जुड़े हुए हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये 18 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे और आशा कर सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। और अगली जो हमारी क्लास होगी, जो अगला सेशन होगा, वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पढ़ाए थे, तो उससे हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।